नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फेमस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान आजकल खबरों में क्यों है? क्योंकि कराची में, यानी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो शहर है कराची, वहां पर एक सुसाइड अटैक हुआ। इन महिला ने एक सुसाइड अटैक किया, बॉम्ब को अपने कमर में बांधा, और जब ये जो बस पीछे से आ रही है जिसमें चाइनीज लोग थे, जैसे ही ये बस इनके पास में आई, एक विस्फोट होता है और लगभग 4 लोग, जिसमें 3 चाइनीज थे, वो मारे जाते हैं। ये महिला जो कि यही सुसाइड बॉम्बर है, एक बलूचिस्तान की रहने वाली है, बलोच फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं। अब बलूचिस्तान का बार बार जिक्र आता है, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि बलूचिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी एक्टिव रहते हैं, यहाँ तक कि वायलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी फोरम में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। अब ये बलूचिस्तान का मसला है क्या, साथ में जानेंगे कि इंडिया का बलूचिस्तान से क्या संबंध है, इतिहास में क्या रहा है और मौजूदा समय में क्या है, और भविष्य में बलूचिस्तान इंडिया के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, आईएएस के एग्जाम की बात करते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जब भी सवाल आते हैं तो बलूचिस्तान के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। अगर पाकिस्तान के ऊपर सवाल आएगा, या अफगानिस्तान के ऊपर सवाल आएगा, या सेंट्रल एशिया या इधर मिडिल ईस्ट में जो सवाल आएगा, तो बलूचिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पर हम कुछ पॉइंट्स जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। शुरू करने से दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि यूपी पीसीएस के लिए एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारी 2023 के लिए, इसमें प्री और मेंस दोनों पढ़ाया जाएगा, वो स्टार्ट हो गया है। साथ में 3 इयर्स का आईएएस पीसीएस का जो कोर्स है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनको भी ऑफर किया जा रहा है। साथ में कुछ लोग जो हैं वो 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में अवेलेबल रहेगा, और आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी, जैसे फीस क्या है और कब से कोर्स स्टार्ट होगा, क्या क्या दिया जाएगा, वो सब आप इस जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पहले छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान देखते हैं कि क्या रहा, खासकर एंशिएंट टाइम में। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है इतना। मोटा मोटा देखते हैं। देखिए, अगर आप बलूचिस्तान को देखेंगे तो बलूचिस्तान जो है वो एक तरफ तो इंडिया है। अगर हम प्री एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, जब प्री इंडिपेंडेंस की बात है, 1947 से पहले की बात है, तो आप देखो कि बलूचिस्तान जो है एक तरफ तो इंडिया से घिरा हुआ है, एक तरफ तो ईरान से घिरा हुआ है, और एक तरफ तो अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। बलोच जनसंख्या जो है एक तरह की ट्राइबल जनसंख्या है, ट्राइब्स है, आदिवासी लोग टाइप के हैं, जो कि मौजूदा समय में आपका 3 देशों में रहते हैं, यानी पाकिस्तान में भी रहते हैं, कुछ अफगानिस्तान में रहते हैं और कुछ ईरान में रहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान का, वो कहता है कि हमें आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? ना सिर्फ पाकिस्तान से आजादी चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान बने। ग्रेटर मतलब कि जो मौजूदा पाकिस्तान में बलूचिस्तान है वो तो अलग होना ही चाहिए, साथ में कुछ हिस्से जो ईरान में है वो भी उनको चाहिए, और अफगानिस्तान में वो भी हिस्सा चाहिए, तब जाके ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा, जिसको चाहते हैं। कुछ ऐसा ही चीज जो है वो कुर्दिस्तान के साथ है। कुर्द जो ट्राइब्स हैं वो भी यही है, क्योंकि कुर्द जनसंख्या जो है वो 3-4 देशों में है, इराक में है, सीरिया में है। यही कारण है कि जब वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं तो वहां पर भी 3-4 देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो इस चीज को और कॉम्प्लेक्स करते हैं। पहले तो एक ही देश से अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल काम है, फिर अगर आप 3-4 देश इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बलूचिस्तान का जो स्ट्रगल है काफी ज्यादा मुश्किल है। एक और भी प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान टेरिटरी वाइज, यानी जमीन के हिसाब से बहुत बड़े इलाके फैला हुआ है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आप देखोगे कितने बड़े इलाके में बलूचिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन उसी समय अगर आप देखते हैं हम, तो पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लोग ही नहीं है। अब किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल को चलाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि रिसोर्सेस, पैसा और पॉपुलेशन। क्योंकि एक पॉपुलेशन रहती है तो वो फ्रीडम स्ट्रगल कर पाती है।
बलूचिस्तान के साथ समस्या क्या है कि उनके पास पैसे की कमी के साथ साथ पॉपुलेशन की कमी भी है। जो पॉपुलेशन है भी वो यहां पर जो बलूचिस्तान में जो पहाड़ इलाके हैं, चोटियां, उस पर रहते हैं, प्लेन बहुत कम रहते हैं, तो पॉपुलेशन बहुत कम है, जो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर मिलता था, तो यहां पर तीनों तरह के लोग इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे कि शुरुआत की बात करते हैं, प्री इस्लामिक एरा की बात करते हैं, जब इस्लाम आने से पहले, तो यहां पर हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जोरिस्टियन, जो ईरान का धर्म हुआ करता था, वहां के लोग, वो उस लोगों को मानने वाले लोग बलूचिस्तान में रहा करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ और लगातार देखिए, जो ईरान जब इस्लामिक कंट्री बन गया तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा ईरान का। यहाँ पर कई बार जो ईरान में जो शासक हुआ करता था वो बलूचिस्तान के इलाके पे भी राज करा करता था, या अफगानिस्तान पे जो राज करते थे वो भी बलूचिस्तान के ऊपर राज करा करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान, जो आज का बलूचिस्तान है, वो अलग अलग लोगों के, अलग अलग राजाओं के अंडर में रहा, अलग अलग एम्पायर्स के अंडर में रहा। और चूंकि ईरान और अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्रीज बन चुके थे लगभग 1000 साल पहले तक, तो इस्लाम का यहां पर इन्फ्लुएंस हुआ और धीरे धीरे ये बलूचिस्तान वाले लोग जो हैं वो इस्लामिक रीति रिवाज को मानने लगे और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात है। लेकिन अगर हम मौजूदा समय की बात करते हैं, अगर आज की बात करते हैं 1940, बल्कि मौजूदा समय से पहले 1941 की हम बात करते हैं, तो थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग साम्राज्य रहे, अफगानिस्तान का रहा, ईरान का रहा। यहां तक कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था इंडिया से, इंडिया का जो एक्सपीडिशन था वो जब खत्म हो गया और जब वापस जा रहा था तो बलूचिस्तान के रास्ते से ही वो गया। और चूंकि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, एक तरह का ड्राई इलाका है, डेजर्ट टाइप का है, तो बहुत सारे जो लोग थे अलेक्जेंडर के, वो मारे गए। पानी नहीं था, बीमारी लग गई, गर्मी के कारण मारे गए, और ये बीमारी अलेक्जेंडर को भी लगी और धीरे धीरे अलेक्जेंडर भी बीमार पड़ा और वो खत्म हो गया। तो बलूचिस्तान एक मुश्किल जगह है। 1941 की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, यानी कि वो समय जब बलूचिस्तान के अंदर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान की जो समय वो, और काफी बड़े इलाके में कब्जा हो चुका है अंग्रेजों का। ठीक है, अब ये स्नैप में देखिए कि जो ये लाल इलाका है, जो ये लाल आपका दिख रहा है, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट था। अब अगर बलूचिस्तान को देखते हैं तो 3-4 बड़े इनके प्रोविंसेस हैं, जैसे छगलाई है, खारान है, कलात स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट कलात स्टेट है ये। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है कलात स्टेट है। ठीक है, जलावान है, ये बड़े बड़े स्टेट्स जो कि इलाके हैं रहे हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ स्टेट ऐसे रहे, कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पर ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया। ये लाल इलाके हैं, इस पर डायरेक्ट कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन जो ये येलो इलाके देख रहे हैं आप, येलो इलाके वो हैं जहां पर प्रिंसली स्टेट था। जैसे हिंदुस्तान के अंदर देखते होंगे आप कि कुछ इलाका ऐसे था जिसपे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, जिसे हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और कुछ इलाके ऐसे थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे, यानी रजवाड़े हुआ करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर था कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रिंसली स्टेट है, रजवाड़े हैं। उसमें भी कलात इलाका जो ऐसा है वो सबसे बड़ा रजवाड़ा था वहां पर। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये आप नीचे देख रहे हैं, ग्वादर देख रहे हैं, तो ग्वादर एक इंपॉर्टेंट जगह है, यहां पर एक बंदरगाह है। इसके बारे में हम डिस्कस अभी हम और करेंगे, अभी बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि इंडिया, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कहा जाता है कि आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ 1947 के आसपास, वीपी मेनन, जो वीपी मेनन साहब थे, जो पटेल साहब के साथ मिलकर जिन्होंने एकीकरण किया देश का, तो वीपी मेनन साहब ने एक बार ऑल इंडिया रेडियो पर यह खबर चला दी कि बलूचिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि वो इंडिया में मिलना चाहता है। अब जब यह खबर चली तो काफी हंगामा मच गया। अगले दिन ही सरदार पटेल ने इस बात का खंडन किया कि नहीं, ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट हमें नहीं मिला है जिससे बलूचिस्तान ने कहा हो कि हमें आप मिला लो। अगले दिन नेहरू ने भी इस बात को खंडन कर दिया। तो इंडिया
का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि बलूचिस्तान को सिंपैथी तो देते हैं बट कभी भी बलूचिस्तान को मिलाना नहीं चाहते थे। उसका बहुत बड़ा कारण था कि बलूचिस्तान जो है उसकी बॉर्डर इंडिया से नहीं मिलता। ये देखिए, उसका बॉर्डर हिंदुस्तान से नहीं मिलता, इसलिए अगर इंडिया क्लेम करेगा बलूचिस्तान को तो सेम चीज हैदराबाद जूनागढ़ के साथ भी होती है कि पाकिस्तान फिर कहेगा कि अगर तुम बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हैदराबाद और जूनागढ़ जो जिनका बॉर्डर नहीं मिलता था पाकिस्तान से, तो आप हमारा क्लेम मान लो। तो नेहरू और पटेल वगैरह ने इस बात को समझते हुए बलूचिस्तान को, अगर रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा पुख्ता खबर नहीं है लेकिन कहा जाता है कि बलूचिस्तान मिलना चाहता था, ठीक है, तो भी इस बात को नहीं माना। ये मेन पॉइंट रहा। जिस दिन सरदार पटेल और नेहरू ने इस बात का खंडन किया, उसी दिन जिन्ना साहब जो है, जिन्ना, उन्होंने मीर अहमद खान जो कि कलात क्षेत्र के, जो कलात क्षेत्र आपका यहां पर था, ये कलात क्षेत्र जो है इसके जो सबसे बड़े सरदार थे, इनको बाकायदा हाईजैक किया, बाकायदा उनको जबरदस्ती ले गए और वहां पे जाकर उनसे साइन करा लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करा लिया। जैसे कि हिंदुस्तान ने साइन किया, अलग अलग रजवाड़ों ने साइन किया था, वो तो अपनी मर्जी से साइन किया था, लेकिन यहां पर जिन्ना ने मीर अहमदिया खान को फोर्स किया कि आप कलात को हमसे जोड़ो, यानी पाकिस्तान से जोड़ लो। अब मीर साहब ने कर तो दिया बट बलूचिस्तान वालों ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि यह जबरदस्ती किया गया है और बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि 1947, 15 अगस्त 1947 से लेकर अक्टूबर 1948 तक, यानी कि 1.25 साल तक बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। उसके बाद जाके जिन्ना ने इस चीज को किया। अब यहां पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं। जब यहां पर बात चल रही थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा और कैसे क्या होगा, प्रिंसिपल स्टेट क्या होगा, इसी बीच में कलात के जो लोग थे उन्होंने जिन्ना को अपना वकील रखा और बोला कि देखो ऐसा है जिन्ना साहब, आप ना हमारी तरफ से केस लड़िए। अब अभी 1947 नहीं आया है, मतलब चल रहा है, देश आजाद नहीं हुए हैं, लेकिन बात चल रही थी कि प्रिंसली स्टेट्स किस में जाके मिलेंगे, किस इंडिया में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे कि इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो बलूचिस्तान वालों ने जिन्ना एज अ वकील उन्हें हायर किया और बोला कि आप हमारी तरफ से पैरवी कीजिए ब्रिटिशर से और हमें इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। और ये बात है, कौन बोल रहा है? कलात बोल रहे हैं, कलात प्रोविंसेस के लोग, तो कलात सबसे बड़ा क्षेत्र है वो। जिन्ना ने केस लड़ा कलात का ब्रिटिशर के सामने और इस बात को डिकोड या इस बात को रजामंद करने में आ गए कि एक स्टेटस को बना रहेगा, स्टैंड स्टिल पॉइंट रहेगा, यानी कि जो चला आ रहा वो चलता रहेगा, कुछ और नहीं होगा। बलूचिस्तान ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए, लेकिन डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस के मैटर में हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम बाहर रहेंगे, हम उनके देश के हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान को हमारी हेल्प चाहिए डिफेंस में, हमें हमारी हेल्प चाहिए कम्युनिकेशन में, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो जिन्ना ने अंग्रेजों से लड़कर जो क्षेत्र प्रिंसली स्टेट थे, कुछ क्षेत्र तो वो थे ना, कुछ क्षेत्र तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो ये तो चलो चले गए, ब्रिटिशर्स ने कर लिया, लेकिन जो ये प्रिंसली स्टेट्स में थे इसमें बोला गया कि आप स्टैंड स्टिल पोजीशन रहेगी और आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे रहो, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, आप रहो आराम से। ये 1-1.5 साल रहा। जैसे ही इधर वीपी मेनन और सरदार पटेल और नेहरू ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जिन्ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जबरदस्ती मीर अहमद खान को लेके आके उनसे साइन करा देते हैं। अच्छा, अब जब ये पहले साइन से पहले जिन्ना ने जब ये केस लड़ा और जीता था, एक तरह से पैरवी की थी, तो कहते हैं कि बलूचिस्तान वालों ने इनको सोने पर तौला था, इतने खुश हो गए थे कि आपने हमारे फेवर में जजमेंट लेकर आए हैं, तो बहुत खुश हो गए थे, ठीक है। लेकिन उसी जिन्ना ने उन्हें धोखा दिया और उसी जिन्ना ने जबरदस्ती उनके नेता को पकड़कर साइन करवा लिया। तो ये केस है बलूचिस्तान का, ठीक है। अच्छा, अब हम आज की बात करते हैं, मॉडर्न एरा की बात करते हैं। तो मॉडर्न एरा में 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक है आपका ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, एक है ग्वादर, जैसे हमने कहा डिस्कस करा, ग्वादर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, ठीक है। ये है अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, ठीक है।
ग्वादर एक पोर्ट है जिसको चाइना ने बनाया है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक है चाबहार जो कि ईरान के अंदर है, जिसको इंडिया बना रहा है, ठीक है। तो अब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, ठीक है, जिसको समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सवाल यहां से बन जाएगा आपको, और ये पूरी कहानी तक नहीं पता होगी आपको तो ढंग से आप कर नहीं पाओगे। अब इंडिया ने जो बनाया है चाबहार पोर्ट, वो क्यों बनाया है? अब देखिए, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान की लोकेशन, पाकिस्तान बहुत लकी रहा, उसकी जो लोकेशन है बहुत सही है। अगर आप पाकिस्तान को देखोगे, इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया में जाना पड़े चाहता है, अगर इंडिया यहां जाना चाहता है तो किसी भी हालत में उसे पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिया चाहता है अफगानिस्तान जाना चाहता है, तुर्कमेनिस्तान जाना चाहता है, ईरान जाना चाहता है, इधर इधर सेंट्रल एशिया जाना चाहता है, तो पाकिस्तान नीचे पड़ जाता है। अब पाकिस्तान से संबंध हमारे अच्छे नहीं है तो इंडिया को बहुत दिक्कत आती है। अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान वापस आया तो वहां पर काफी भूखमरी आ गई, काफी ज्यादा लोग भूख से मरने लगे। तब इंडिया ने ऑफर किया कि हम आपको गेहूं देंगे। अब गेहूं जो था वो पाकिस्तान के माध्यम से जाना था ट्रकों को, तो पाकिस्तान कहता है कि आप हमें गेहूं दे दो, हम दे देंगे, यानी कि आप हमें दे दो, हम तालिबान को दे देंगे अपना ठप्पा लगा के। तो इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं, गेहूं नहीं जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल हुई, तो कुछ दिन तो जा ही नहीं पाया अफगानिस्तान तक। फिर इंडिया ने चाबहार का जो रास्ता लेते हुए दूसरे रास्ते के माध्यम से ट्राई करने की कोशिश की। बाद में पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ करके रास्ता दे दिया था, 50,000 ट्रक फिर भी गए थे, ठीक है। अब जब ये सिनेरियो रहता है कि जब पाकिस्तान हर मैटर पे इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कुछ ना कुछ नया रास्ता बनाना जरूरी है, ठीक है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक डील की ईरान के साथ, ठीक है। इंडिया ने एक डील की ईरान के साथ और बोला कि हम आपका जो है एक पोर्ट को डेवलप करेंगे चाबहार को, जिसका नाम है चाबहार, ठीक है। और इंडिया से जितने भी माल शिप जाएगा वो पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ चाबहार पहुंचेगा, और चाबहार से यहां पे होते उसके बाद ईरान की जमीन के माध्यम से, सड़क के रास्ते से वो अफगानिस्तान में एंटर करेगा और अफगानिस्तान से काबुल पहुंच जाएगा, और फिर यहीं से आगे वो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और वगैरह भी जाएगा, सेंट्रल एशिया भी जा सकता है। तो हमें फिर पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इंडिया ने एक ये रास्ता बनाया कि पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है और भविष्य में संबंध अच्छे होने की उम्मीद भी नहीं है, तो एक रास्ता इंडिया ने चाहा। तो चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन सिर्फ एक बात नहीं है, क्योंकि एक दूसरा कैरेक्टर है वो यहां पर है, ग्वादर। अब ग्वादर क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्वादर इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? क्योंकि चाइना चाहता है कि उसके पास प्लान बी हो। अब ये प्लान बी क्या है चाइना के लिए? देखिए, चाइना की मजबूरी क्या है? चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ऑयल चाहिए होता है, गैस चाहिए होता है, जिससे उसकी इंडस्ट्रीज प्लांट चल सकें, ठीक है। अब जो तेल वगैरह है वो यहां पर है, ये जितना भी तेल है, अरब है, यूएई है, यहां पर है। और चाइना का जितना भी, बल्कि मैं दूसरे पोस्ट ले लेता हूं, क्या आता है, यहां से रहेगा, ठीक है। तो जितना भी तेल है या जितना भी गैस है वो चाइना यहां से लेता है, और यहां से लेते हुए शिप के माध्यम से आता है, फिर इंडियन ओशन में आता है, इंडियन ओशन में यहां से लेते हुए इधर स्टेट ऑफ मलक्का, ये जो इलाका है इसके कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का, यहां से होता हुआ वो साउथ चाइना सी होता है, यहां पहुंचता है, और उसके बाद जाके चाइना के बाकी जगहों पहुंचता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, तो चाइना को काउंटर करना आसान हो जाता है। कैसे? कि भाई अगर स्टेट ऑफ मलक्का पर इंडिया, लेट सपोज इंडिया और अमेरिका मिलकर इस रूट पे कब्जा कर लें, तो चाइना की जो शिप है वो पहुंच ही नहीं पाएगी। अब जब शिप नहीं पहुंच पाएगी तो चाइना को दिक्कत आएगी, ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, पहुंच नहीं पाएगा। तो स्टेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बड़ा रिस्की हो गया था कि कभी भी युद्ध की स्थिति में ऐसा हो जाएगा। तो चाइना को चाहिए था कि एक प्लान भी हो, एक दूसरा रास्ता भी हो जहां से वो अपने तेल को कर सके। तो उसने एक नया रूट अपनाया। उसने क्या किया? उसने कहा कि यहां से तेल लेंगे, ग्वादर को उसे डेवलप करा, और ग्वादर को डेवलप करते हुए जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से एक सड़क बनवाई जो कि सीधे चाइना पहुंच जाती है, चाइना के वेस्टर्न इलाके पहुंच जाती है, और फिर यहां पर। तो अगर ये इंडिया ये रास्ता रोज भी लेता है तो पाकिस्तान, जो कि उसका बहुत पुराना और खास दोस्त है, इन्हीं सब कारणों के कारण जो है पाकिस्तान बड़ा खास दोस्त है, पाकिस्तान को इसलिए पाला जाता है कि एक नया रास्ता
पाकिस्तान ऑफर कर रहा है चाइना को। ठीक है, अब चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो इस रूट पे कम रह जाती है। लगभग आप देखो कि लगभग 150 मील का रास्ता है ग्वादर से होते हुए, ये है कासगढ़। ठीक है, तो चाइना का समस्या यहां पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये रास्ता है ग्वादर, जो ग्वादर पोर्ट है, ये है बलूचिस्तान के अंदर। मसला ये नहीं है, अब मसला ये है कि जो ग्वादर है वो बलूचिस्तान के अंदर है, और बलूचिस्तान वाले बोलते हैं कि तुमने तो हम पे कब्जा किया। किसको कहा? पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि आपने हमें कब्जा कर लिया है, आपने बिना पूछे हमारे रास्ते, हमारी जमीन जो है आपने चाइनीज को दे दी है। अब चाइनीज जब यहां पे आते हैं तो वो यहां का रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, चाइनीज जो आते हैं कि वो हमारा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए चाइनीज जो है, बलूचिस्तान वाले जो हैं वो चाइनीज के खिलाफ हैं कि चाइनीज आते हैं वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं बिना पूछे। वो जो मिनरल्स होंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो मिनरल रिच प्लेस है जहां पर यूरेनियम भी आता है, यहां पर जिंक भी है, बाकी मिनरल्स भी हैं, कोयला भी है वहां पर। ठीक है, तो अगर चाइनीज वहां पहुंचते हैं तो कहने को तो पोर्ट होगा, ठीक है, लेकिन वो बाकी चीजें भी करेंगे। दूसरा, चाइना के लोग वहां पर जाकर उन्होंने जो जो जितना भी कंस्ट्रक्शन किया उसमें चाइनीज लेबर को इन्वॉल्व किया, जितना भी जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो चाइना से बन के आया, तो लोकल ना लोगों को वहां पर कोई जॉब मिल पाई, ना लोकल लोगों को कुछ फायदा उठा पाए, लेकिन जमीन उनकी इस्तेमाल कर ली, उनका बाकी चीज इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। ये बड़ी समस्या एक रही है, इसलिए बलूचिस्तान वाले जो है वो चाइना की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा करते हैं। एक और एंगल भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना में एक जगह है जिनजियांग। ये इलाका ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी, चाइनीज मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान बगल में है, तो बहुत सारा इंटरेक्शन रहता है। तो ये इलाका जो है वहां मुस्लिम्स बहुत ज्यादा आ गए, चाइनीज मुस्लिम। और चाइनीज एक एथिस्ट कंट्री है जो मानता ही नहीं है कि कोई भगवान वगैरह होते हैं, तो उन्होंने बहुत अत्याचार करके इन लोगों को दोबारा से, मतलब एक तरह से रिहैब वाले सेंटर में भेजा गया और एट्रोसिटीज की, काफी ज्यादा अत्याचार किया। ये तो इस कारण से एक तरह का एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स जो है पूरे मुस्लिम कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो ये चीज बलूचिस्तान वालों के पे भी देखी है, लेकिन उससे बड़ा जो रहता है वो ये रहता है कि जो रिसोर्सेज चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक थोड़ा सा उनको दिक्कत करता है। साथ में एक चीज और भी है, जो ये डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन वाइज। अब मान लो कि मैंने पहले कहा था कि बलूचिस्तान में पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, अब चाइनीज भी वहां पे आ जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी आ रही है, तो डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगे, वहां पर दूसरे लोग बस जाएंगे, उनके क्षेत्र में दूसरे लोग बस जाएंगे, वो जॉब ले लेंगे, अच्छी पोस्टों पे आ जाएंगे, या उनकी जो डिमांड्स है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो बलूचिस्तान कहीं ना कहीं अपने ही घर में पीछे हो जाएंगे। तो ये जो बदलाव है, तो उनको हमेशा लगता है कि सीपैक के माध्यम से जो चाइनीज इन्वेस्ट कर रहा है उससे हमें दिक्कत आएगी, इसलिए बलूचिस्तान वाले बलूच जो है वो चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं। साथ में उनको लगता है कि अगर हम चाइनीज को टारगेट करेंगे तो ये जो मसला है ये इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और वहां पर हमारी बात को ढंग से सुना जाएगा। तो एक ही तीर से कई निशाने लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया का टेक क्या है बलूचिस्तान में? लास्ट है, इंडिया का टेक क्या है? इंडिया कंफ्यूज है, टू बी वेरी फ्रैंक। 1947 के आसपास देखेंगे तो इंडिया ने बलूचिस्तान को अपने यहां मिलाने से मना कर दिया, जो कि ऑब्वियस रीजन रहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने सिंपैथी दिखाई है बलूचों के साथ, लेकिन जो बलूचों ने रिक्वायरमेंट किया है कि जिस स्तर पे हेल्प करनी चाहिए बलूचिस्तान को, उस स्तर पर इंडियंस ने अभी भी उन्हें कोई हेल्प नहीं दी है। थोड़ी बहुत दी होगी, लेकिन अभी भी उस लेवल की, उस तादाद में नहीं दी है जितनी उनको देनी चाहिए थी, ठीक है। बलूचिस्तान कहता है कि भैया अगर इंडिया हमसे मिल लेगा तो इंडिया को बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि यहां पर जियो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इंडिया की हो जाएगी। इंडिया अगर बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करे और अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाए, ठीक है, तो इंडिया की प्रेजेंस यहां पर रहेगी, तो पाकिस्तान पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, एक दबाव बन सकता है, एक नया फ्रंट खुल जाएगा। पहली चीज तो यही है, ठीक है। दूसरा, बलूचिस्तान में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल भी इंडिया कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यूरेनियम वहां पर है, कोल है वहां पर, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये करेगा, इससे क्या होगा कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, अरब कंट्रीज के ऊपर या आपके वेस्ट कंट्रीज पे, वो कम हो जाएगी, ठीक है।
फिर दूसरा क्या है कि मिलिटराइज बलूचिस्तान करने से क्या होगा कि यहां पर इंडिया का जो होल्ड रहेगा, जो पहले कहा कि पाकिस्तान पे एक तरह का दबाव बन जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान को टैकल करना आसान हो जाएगा। साथ में अगर मान लो बलूचिस्तान आजाद रहता है तो चाइना को जो प्लान भी दिया जा रहा है, जो ग्वादर पोर्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाएगी और इंडिया चाइना को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगा। एक बड़ी जीत होगी। पिछले एक साल में जब 15 अगस्त की स्पीच हुई थी मोदी जी ने, तो उन्होंने थोड़ा सा बलोचों को थोड़ा सा प्रो बलोच स्टेटमेंट दिया था और जिससे कि उम्मीद जगी थी कि इंडिया शायद पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान का जो कार्ड है वो खेल सकता है और उनका मुद्दा जो है इंटरनेशनलाइज कर सकता है कि पाकिस्तान जो कश्मीर के मुद्दे को इंटरनाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, वैसा बलूचिस्तान के मुद्दे को भी वो ऊपर आ सकता है और पाकिस्तान को दबाव में ला सकता है। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि इंडिया ने उस लेवल तक कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया है जितना बलूचिस्तान वाले उम्मीद कर रहे हैं। अगर अब इंडिया भी फूक देख रहा है कि अगर ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो इसका क्या नतीजे हो सकते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो चीज थी वह हमने डिस्कस कर ली है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी कि बलूचिस्तान जो है उसका इतिहास क्या रहा, मौजूदा समय में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, क्यों वो चाइना के इन्वेस्टमेंट को विरोध में है, क्यों वो चाइना के लोगों के विरोध में है, वो सब हमने जान लिया है। खत्म करते हैं दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए, एक जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।